कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक बोट पर पार्टी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा तो उन्हें आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दी, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि ये नजारा सिर्फ ठंडे देशों में देखा जाता था। इस बात से थोड़ा घबरा कर क्लारा नाम की लड़की बोट के कैबिन के अंदर आ गई ताकि वो कोस्ट गार्ड से बात कर सके, लेकिन तभी उसने देखा कि बाहर उसकी दोस्त अचानक मारी जा चुकी थी। इसके बाद हम जॉन नाम के एक आदमी और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो टेबल पर आराम से बैठ के ताश खेल रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। असल में दरवाजा विसेंटे ने खटखटाया था, जो उनके लिए शराब लेकर आया था, जिससे उनकी पार्टी का मजा दोगुना हो गया। पर कुछ देर बाद अचानक उनके कमरे की बिजली चली गई और ये पावर कट सिर्फ उनके शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगा था। और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते तभी अचानक एना की नजर बाहर जमीन पर पड़ी विसेंटे की लाश पर पड़ी, और जैसे ही उसने जॉन और उसके दोस्तों को ये बात बताई तो वो सभी लोग हैरान थे क्योंकि विसेंटे के शरीर पर आसमान से बर्फ गिर रही थी, जो उनके शहर के लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं थी क्योंकि ये गर्म देश है और गर्मियों का मौसम चल रहा था। और ये नजारा देखने के बाद वो सभी लोग तुरंत ही समझ गए कि ये कोई नॉर्मल बर्फ नहीं थी, और इसलिए एना ने तुरंत ही उस घर के हर एक क्रैक को बंद करने को कहा ताकि वो बर्फ घर के अंदर ना आ सके। सभी लोग तुरंत ही इस काम पर लग गए, पर रूसो इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र चल रही थी जो घर पर अकेले थे, और इसलिए वो अपने दोस्तों के लाख मना करने के बावजूद भी एक जैकेट से खुद को ढक कर घर से बाहर निकल गया। घर के अंदर मौजूद सभी लोग खिड़की से उसे देखते हुए ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये बच जाए और पहुंच जाए घर पे। पर कुछ ही सेकंडों बाद रूसो भी विसेंटे की तरह जमीन पर गिर गया। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वापस अपने घर कैसे जाएंगे कि तभी अचानक दरवाजे पर एक और दस्तक हुई, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई डिलीवरी गर्ल खड़ी थी और अपनी बाइक खराब हो जाने की वजह से वो वहाँ फंस गई थी। पर खुशकिस्मती से उसने खुद को एक वाटरप्रूफ शीट से ढका हुआ था जिस वजह से उसकी जान बच पाई थी। ये बात पता लगते ही सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग गए, जिसके लिए सबसे पहले वो गैराज में पहुंचे। पर बदकिस्मती से वहां मौजूद सभी गाड़ियां खराब पड़ी थी, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर जॉन के लिए एक वाटरप्रूफ सूट तैयार किया और साथ ही उसे एक गैस मास्क भी दिया। इसके बाद भी जब जॉन घर से बाहर निकल रहा था तो सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, पर खुशकिस्मती से जॉन सही सलामत बाहर चल पा रहा था, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को जल्द से जल्द वापस आने का इशारा करके उस इमारत के लिए निकल गया जहां उसकी एक्स वाइफ और बेटी मौजूद थी। इस जहरीली बर्फ ने जॉन के साथ साथ पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और रास्ते से गुजरते वक्त जॉन की नजर हजारों लाशों पर पड़ी, और तभी अचानक उसे किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर एक खंबे से लटके हुए इलेक्ट्रिशियन पर पड़ी जो बर्फ गिरने के समय वहां काम कर रहा था, और अब उसका शरीर वहीं चिपक गया था। सुबह हो चुकी थी पर बाहर अभी भी लगातार बर्फ पड़ रही थी। सुबह नींद खुलने के बाद एना ने देखा कि उसका पति पूरी रात नहीं सोया था, और इसलिए उसने अपने पति के लिए चाय बनाने का फैसला किया, जिस दौरान घर में पानी को लेकर बहस छिड़ गई क्योंकि सभी लोगों को डर लग रहा था कि हो सकता है कि पानी के अंदर भी वो जहर मौजूद हो, और साथ ही उनके पास गिनती की ही पानी की बोतल बची थी। अब पानी लाने के लिए उन्हें दुकान पर जाना होगा और इसके लिए उन्हें जॉन का इंतजार करना था। इधर जॉन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, पर तभी उसकी नजर सामने से आ रहे एक और आदमी पर पड़ी, पर जॉन किसी भी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहता था और इसीलिए उसने अपना रास्ता बदल दिया। इधर जॉन के साथियों को डर था कि कहीं लुटेरे उन्हें आकर लूट ना ले। कुछ देर बाद जॉन को चलते चलते एक ट्रेन मिली जिसके चारों तरफ हजारों लाशें पड़ी हुई थी, पर तभी उसकी नजर ट्रेन के एक डब्बे पर पड़ी जहां कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन उस वक्त जॉन उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसने उन्हें तुरंत एक बोतल पानी दे दिया और कहा कि मैं जल्द ही वापस मदद लेकर आऊंगा। उधर घर की गैस भी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे, पर इसी बीच अल्फ्रेडो ने थोड़ा जुगाड़ करके अपने लिए एक मास्क तैयार कर लिया जिसके जरिए वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच सकता था जहां से उसे और मास्क मिल सकते हैं।
उधर जॉन आखिरकार अपनी एक्स वाइफ की इमारत तक पहुंच गया, जहां सीढ़ियों पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और जो लोग किसी तरह बच भी गए थे वो सभी भगवान से प्रार्थना करने में लगे हुए थे कि इस बर्फबारी को रोक दो। उनमें से किसी ने भी जॉन पर ध्यान तक नहीं दिया। पर जैसे ही जॉन की मुलाकात अपनी एक्स वाइफ एलेना से हुई तो उसने जॉन को बताया कि उनकी बेटी क्लारा उसके साथ नहीं थी और अब उन्हें एक साथ मिलकर उसे ढूंढना होगा। अभी वो लोग एक कमरे में बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ एलेना के पड़ोसियों को ये जानने में दिलचस्पी थी कि जॉन आखिरकार सही सलामत यहाँ तक पहुंचा कैसे, और उन लोगों ने ये बात अपने लीडर चार्ली को बता दी। इधर जॉन ने क्लारा के स्कूल जाकर उसके दोस्तों का एड्रेस निकालने का फैसला किया, पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगा तो सभी पड़ोसियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद चार्ली ने उससे तुरंत उसका गैस मास्क मांगा। पर जॉन जानता था कि अगर उसने मास्क चार्ली को दे दिया तो वो अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और इसीलिए जॉन ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद सभी लोग एलेना और जॉन का पीछा करने में लग गए। उन सब से बचने के चक्कर में वो लोग एक खाली घर में घुस गए, जहां जॉन ने एलेना को किसी भी तरह का वाटरप्रूफ सामान ढूंढने को कहा ताकि वो लोग उसके लिए भी एक मास्क बना सके। इधर जॉन और एलेना सामान ढूंढने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ चार्ली और उसके साथी लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जल्द ही जॉन को एहसास हो गया कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था, और इसीलिए उसने अपना मास्क और गियर एलेना को देते हुए उसे तुरंत ही स्कूल की तरफ बढ़ने को कहा। अब एलेना के कमरे से बाहर निकलते ही चार्ली और उसके साथियों ने भी दरवाजा तोड़ दिया, पर जॉन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था और उसने एक प्लास्टिक बैग को अपने चेहरे पर लपेटकर खिड़की से छलांग मार दी। पर उसके बैग में कुछ खास ऑक्सीजन नहीं थी और इसीलिए कुछ ही सेकंडों बाद वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो एलेना और अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में था। उसके दोस्त किसी तरह से एक गाड़ी और कुछ ऑक्सीजन मास्क का जुगाड़ करने में कामयाब हो गए थे, पर उस वक्त उनमें से किसी की भी नजर आसमान से गिर रहे मीटियोर्स पर नहीं पड़ी। इसके बाद वो लोग जॉन और एलेना को लेकर वापस घर आ गए ताकि वो आगे की प्लानिंग कर सके। लेकिन जॉन गाड़ी लेकर अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, जिसके लिए अल्फ्रेडो ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके मुताबिक उन्हें पहले अपने आप को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। पर तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो टायर के निशान के जरिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, और ये देखते ही वो लोग तुरंत ही उससे सवाल करने के लिए नीचे पहुंच गए। असल में वो आदमी बनीतो था, जो एक हार्डवेयर स्टोर का मालिक था। उसने उन्हें बताया कि पास ही के एक कैंप में और लोग भी फंसे हुए हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। पर अल्फ्रेडो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसने मदद के लिए साफ इनकार कर दिया। पर जब वो बनीतो से बात कर रहा था तभी उनका एक साथी सभी को धोखा देते हुए गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उसका ध्यान आसमान से गिर रहे मीटियोर पर पड़ा और इसी बीच उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई। इसके बाद जॉन और एलेना भी अपने दोस्तों को छोड़कर अपनी बेटी को ढूंढने निकल गए, पर इसके लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी और किसी तरह से उन्होंने एक गाड़ी ढूंढ भी ली। पर जैसे ही वो उसके अंदर बैठे तो उनकी नजर वहां से गुजर रहे लुटेरों की गाड़ी पर पड़ी, जिनसे बचने के लिए वो लोग तुरंत ही छुप गए। जॉन और एलेना इस बार तो बच गए, पर पूरे शहर में लूटपाट तेजी से बढ़ती जा रही थी। उधर पड़ोस में हो रही लूटपाट को देखते हुए अल्फ्रेडो को भी अब डर लग रहा था। इधर जॉन ने एलेना को सेक्रेटरी ऑफिस से क्लारा की उस दोस्त का एड्रेस निकालने को कहा जिसके घर वो गई थी, और वो खुद एक गाड़ी ढूंढने में लग गया। उधर घर में वो डिलीवरी गर्ल काफी ज्यादा हताश हो गई थी और इसीलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए अल्फ्रेडो ने उसे बाहर नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी और वो खुद सुपरमार्केट से और सामान इकट्ठा करने के लिए निकल गया। इधर जॉन को आखिरकार एक गाड़ी मिल गई थी और वो उसे लेकर तुरंत स्कूल के लिए निकल गया। इसी दौरान स्कूल में एलेना को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जब वो उसका पीछा करते हुए स्कूल के रेस्टरूम में पहुंची तो उसकी नजर वहां बंद एक लड़के पर पड़ी जिसे कुछ बदमाश बच्चों ने वहां बंद कर दिया था, और उनकी इसी बदमाशी की वजह से आज वो लड़का जिंदा था। और जब जॉन ने उसे बाहर चल रही परेशानी के बारे में बताया तो पहले तो पाब्लो को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब उसने बाहर आकर अपने दोस्तों की लाशें देखी तब उसे मजबूरन जॉन की बात पर भरोसा करना पड़ा। उधर अल्फ्रेडो ये बात समझ गया था कि गैराज में सामान डालने से पहले उन्हें उसकी रखवाली करने का जुगाड़ बनाना पड़ेगा,
वरना लुटेरे उसे लूटने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो लोग एक फायर स्टेशन में सामान इकट्ठा करने पहुंचे, पर वहां उनकी मुलाकात बनीतो और उसके कुछ साथियों से हुई। बनीतो ने उन्हें बताया कि उसके पास पूरे शहर को बचाने का प्लान है, पर इसके लिए अल्फ्रेडो को उनका साथ देते हुए अपने गैराज में कुछ लोगों को आने की इजाजत देनी होगी। उधर जॉन और एलेना अपनी बेटी की दोस्त के घर पहुंच गए थे, पर असल में पाब्लो ने उन्हें झूठ बोला था और वो उन लोगों को अपने घर ले आया था ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से तब तक उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उधर अल्फ्रेडो ने एना को बनीतो के प्लान के बारे में बताया, जिसके बाद एना का मानना था कि उन्हें और लोगों के साथ मिलकर इस मुसीबत से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद अल्फ्रेडो को अलग अलग देशों में मौजूद अपने दोस्तों से बात करके पता चला कि ये जहरीली बर्फ सिर्फ उनके शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गिर रही थी और सभी जगह इसी तरह बुरा हाल था। इधर एलेना ने पाब्लो को भी अपने साथ ही ले जाने का फैसला किया, पर तब तक पाब्लो को काफी तेज बुखार चढ़ गया था और इसीलिए जॉन उसे दवाई दिलाने के लिए केमिस्ट शॉप पर ले गया। पर तभी एलेना की नजर एक औरत पर पड़ी जो काफी दर्द में थी और उसने जॉन के लाख बार मना करने के बावजूद उसे भी दुकान के अंदर आने दिया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके अंदर आने के कुछ सेकंड बाद ही कुछ लुटेरे भी दुकान के अंदर घुस गए और उन्होंने जॉन से गाड़ी की चाबी छीनकर उसे और एलेना को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब लुटेरे चले गए तो जॉन ने पाब्लो को दरवाजा खोलने को कहा। उधर अल्फ्रेडो ने बड़ी मुश्किलों से छत पर चढ़कर एंटीना को सेट किया, पर जब उसने नीचे आकर मैप पर कंपास का इस्तेमाल करने की कोशिश की तब जाकर उसे समझ आया कि उनमें से कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा था। उधर जॉन, एलेना और पाब्लो अभी भी क्लारा को ढूंढ रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। पर जब जॉन ने देखा कि उस गाड़ी के पास एक परिवार था तो उसने उसे लूटने का इरादा बदल दिया। रास्ते में जॉन की नजर एक बार फिर से उस ट्रेन पर पड़ी जो अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। इसके बाद जॉन, एलेना और पाब्लो को लेकर वापस अल्फ्रेडो के घर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके सभी साथी शहर छोड़कर आइलैंड पर जाने का प्लान बना रहे थे। साथ ही अल्फ्रेडो का कहना था कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स खराब हो चुके हैं, जिसका मतलब था कि उन सभी का अंत बहुत नजदीक है और अगर क्लारा की मौत इस जहरीली बर्फ से ही हो गई तो वो ज्यादा खुशकिस्मत होगी। उसकी ये बात सुनकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आखिरकार उन्होंने अलग अलग रास्ते चुनने का फैसला किया। उधर एक नौजवान जोड़ा आराम से कुछ हसीन पल बिता रहा था कि तभी उस लड़के ने अपनी गाड़ी में तेल भरने का फैसला किया, पर इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो दंग रह गया और अगले ही पल उस अनजान चीज ने उन दोनों को खत्म कर दिया। इधर जॉन के सभी साथी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार थे कि तभी एलेना को याद आया कि उनके कूड़ेदान में एक पुरानी फोन डायरी पड़ी हुई थी, जिसके जरिए वो क्लारा के दोस्त का एड्रेस निकाल सकते थे। इसी दौरान अल्फ्रेडो मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था और तब उस डिलीवरी वाली लड़की ने बताया कि जॉन एक बार फिर से अपनी बेटी को ढूंढने निकल गया है। तो उसने भी अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि वो और जॉन पिछले 40 साल से दोस्त थे और अल्फ्रेडो इस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रास्ते में अल्फ्रेडो ने जॉन को बताया कि वो आइलैंड पर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि सिर्फ वो एक जगह बची है जहां वो लोग शायद जिंदा बच सकते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक पूरी धरती तबाह होने वाली है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बोर्ड के नीचे पड़ी सैकड़ों गाड़ियों पर गई और जैसे ही वो लोग उसके करीब जाने के लिए नीचे उतरे तभी फौज भी वहां पहुंच गई और उन्होंने उन दोनों को तुरंत ही वहां से निकलने का आदेश दिया। और वो दोनों इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे और उन्होंने फौज की गाड़ियों का पीछा करने का फैसला किया। लेकिन कुछ देर फौज का पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि फौजी अचानक किसी चीज पर गोलियां चला रहे हैं, जिससे बचने के लिए अल्फ्रेडो ने तेजी से गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की। इस सब के चलते उनकी गाड़ी तक पलट गई। अगले ही सेकंड अजीब से दिखने वाले बड़े बड़े कीड़ों ने फौजियों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अब वो तेजी से जॉन और अल्फ्रेडो की तरफ बढ़ रहे थे। पर किसी तरह वो दोनों बचकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, जिसके बाद अब वो दोनों ये सोचने में लगे हुए थे कि अब वापस कैसे जाया जाए। और तभी उनकी नजर पास में ही मौजूद एक बंदूक पर पड़ी। पर जैसे ही वो लोग उस बंदूक के सहारे आगे बढ़ने लगे तभी उन्होंने एक कीड़े को देखा जो एक इंसान को अपने जाल में लपेटकर घसीट रहा था। और ये देखने के बाद वो दोनों ये बात अच्छे से समझ गए कि उनकी ये बंदूक कुछ खास काम नहीं आने वाली। पर इसके बावजूद भी जॉन ने उस कीड़े पर गोलियां चलाई,
जिसके बाद अचानक सैकड़ों कीड़े वहाँ पर आने लग गए और जब जॉन और अल्फ्रेडो उनसे बचने के लिए भाग रहे थे तभी उनकी मुलाकात दो अनजान आदमियों से हुई जो उन दोनों को उन कीड़ों से बचाते हुए एक चर्च में ले गए। पर जल्द ही वो कीड़े उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गए। उन दोनों अनजान आदमियों ने अपने मास्क उतारते हुए अपना परिचय कोहिरो और मिक्की के तौर पर दिया और इसके बाद वो दोनों जॉन और अल्फ्रेडो को अपने कैंप में ले गए जहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। उस ग्रुप की लीडर एक औरत थी जिसने खिड़की से उन दोनों को आसमान से गिर रहे मीटियोर्स दिखाए और उनके मुताबिक यही मीटियोर्स उन कीड़ों को धरती पर ला रहे थे। और जैसे ही अल्फ्रेडो को एहसास हुआ कि एक एलियन हमला है वो तुरंत ही अपनी बीवी के पास वापस जाने की बात करने लग गया। पर उस औरत ने किसी तरह से अल्फ्रेडो को दरवाजा खोलने से रोक दिया। उस रात उनमें से किसी को भी नींद नहीं आई और अब जॉन को लग रहा था कि वो अपनी बेटी से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसकी नजर बाहर खड़े हजारों कीड़ों पर पड़ी, जिसके बाद वो समझ गया कि वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते और इसीलिए उन्होंने किसी और जगह जाने का फैसला किया। सभी लोगों ने इसके लिए तैयारी की पर एक बूढ़े आदमी ने वहीं रुककर अपनी बीवी के साथ रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद वो सभी लोग रात के अंधेरे में छुपते हुए चर्च से बाहर निकले और फिर उल्टी पड़ी हुई बस में घुस गए। इसी दौरान कुछ आदमी एक दीवार में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसके जरिए वो दूसरी तरफ पहुंच सकें। पर तभी बस में एक बच्ची रोने लग गई और उसकी आवाज ने कीड़ों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि वो बस पर हमला कर पाते तभी उस बूढ़े ने चर्च का घंटा बजाकर उनका ध्यान भटका दिया। इधर जॉन और उसके साथी सुरंग के जरिए आगे बढ़ रहे थे जबकि चर्च में उस बूढ़े आदमी ने अपनी बीवी के साथ एक आखिरी सिगरेट पी, जिसके बाद उनका प्लान था कि वो चर्च के साथ साथ कई एलियंस को उड़ा देने वाले थे। इधर जॉन और उसके साथियों को एक गाड़ी मिल गई और जैसे ही वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकले तो उनकी नजर दूर जल रहे चर्च पर पड़ी। कुछ देर बाद जॉन और अल्फ्रेडो ने अपने नए साथियों को अलविदा कहा और वापस अपने साथियों के पास घर पहुँच गए जहां उन्हें क्लारा के वापस आने की खुशखबरी भी मिली। जिसके बाद सभी लोग आइलैंड पर जाने की तैयारी में लग गए। पर तभी उनके गैराज में कुछ अनजान लोग घुस आए और उन्होंने अल्फ्रेडो के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसके मुताबिक वो लोग अल्फ्रेडो को उसके घर और गैराज के बदले में एक मोटर होम देने को तैयार थे, जिसके लिए अल्फ्रेडो भी तैयार हो गया। कुछ देर बाद जब वो लोग नदी के पास पहुंचे तो उनका आइलैंड पर जाने का सपना चूर चूर हो गया क्योंकि तब तक नदी का सारा पानी सूख गया था और अब उन्हें एक नई जगह का इंतजाम करना था। कुछ देर बाद वो लोग एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे जहां जॉन और अल्फ्रेडो की मुलाकात अपने चर्च वाले साथियों से हुई और उन्होंने उन सब को साथ चलने का आमंत्रण दिया। पर जब सभी लोग काफी समय बाद आराम कर रहे थे तभी अचानक क्लारा को एक दौरा पड़ा जो उसे आज से पहले कभी नहीं पड़ा था और सभी का मानना था कि ये उसके सर पर लगी चोट की वजह से हुआ था। उधर अल्फ्रेडो को क्लारा के उसकी बोट पर जाने के पक्के सबूत भी मिल गए, लेकिन क्लारा को कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह जॉन को लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। असल में अब बर्फबारी बंद हो चुकी थी और अब कोई भी इंसान आराम से बाहर जा सकता था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे पर उनका एक साथी लूकस गायब हो गया था और जब वो लोग लूकस को ढूंढ रहे थे तभी अचानक कुछ लोगों ने शॉपिंग मॉल पर हमला कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए जॉन ने एक एक करके उन आदमियों को मारना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक लूकस फौज के साथ वहां पहुंचा पर वो ठीक से ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर वो फौज तक पहुंचा कैसे। जॉन को उस पर शक तो हुआ पर इसके बावजूद वो फौज के साथ बेस कैंप पर जाने के लिए तैयार हो गया और रास्ते में उनकी नजर नदी पर भी पड़ी जिसमें अब वापस से पानी आ गया था। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो शहर अब भी एलियंस से भरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने फौज के बेस कैंप में ही रहना शुरू कर दिया जहां उन्हें एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और एक दिन बेस कमांडर ने अल्फ्रेडो को एक रेडियो ठीक करने के लिए बुलाया जिसके जरिए वो लोग बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। काफी समय बीतने के बाद भी जॉन उस औरत के बारे में सोच रहा था जिसने शॉपिंग मॉल पर हमला किया था, क्योंकि वो एक बार पहले भी उस औरत से मिल चुका था। वो एक अच्छी इंसान थी जो अपने होशो हवास में कभी ऐसे लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी। हर रोज बेस कैंप पर नए लोगों को लाया जाता था और एक दिन ऐसे ही अल्फ्रेडो की नजर अपने पुराने पड़ोसी रॉबर्टो पर पड़ी। पर जैसे ही वो उससे बात करने के लिए गया तो रॉबर्टो ने बड़ा ही अजीब बर्ताव किया। इधर जॉन का कहना था कि उन्हें उस कैंप से निकलकर वापस आइलैंड पर जाने के प्लान पर काम करना चाहिए, लेकिन बाकी सभी लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे।
उसी रात जॉन से मिलने के लिए 2 अनजान लोग आए और उन्होंने जॉन के सामने एक साथ बेस कैंप से भागने का प्रस्ताव रखा और इसके लिए वो लोग एक लोकल ट्रेन को हाईजैक करने वाले थे। लेकिन कुछ भी करने से पहले जॉन को सबसे पहले अल्फ्रेडो को इसके लिए मनाना था। अगली सुबह वो सभी लोग प्लान के मुताबिक बेस कैंप से बाहर निकले और फिर एक लोकल ट्रेन को ट्रैक पर चढ़ाकर बेस कैंप से दूर निकल गए। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर उन्हें अपना आखिरी रास्ता पैदल ही पार करना था क्योंकि किसी ने शहर के रेलवे ट्रैक्स को तबाह कर दिया था। उनको शहर की सभी चीजें काफी अजीब लग रही थी और साथ ही वहाँ उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई जो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। और जैसे ही वो लोग एक ऊंची इमारत पर चढ़े तो उनकी नजर शहर के बीचों बीच जल रही एक नीली रोशनी पर पड़ी जो उन्हें किसी खतरे की निशानी लग रही थी। जॉन ने कमांडर को इसकी जांच करने के लिए कहा, पर कमांडर ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। खैर फिर टाइम पास करने के लिए वो सभी लोग ताश खेलने लगे, पर इस बार जब लूकस हारने लगा तो उसने गुस्से में अपने दोस्त पर हमला कर दिया। अल्फ्रेडो ने अपने जख्मी दोस्त की मदद की और ठीक उसी समय पर हजारों ज़ॉम्बीज जैसे इंसानों ने उन पर हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए जॉन और अल्फ्रेडो अपने साथी को लेकर लोकल ट्रेन पर चढ़ गए। पर रास्ते में जॉन ने अपने बाकी साथियों को ढूंढने का फैसला किया और वो अल्फ्रेडो के साथ ट्रेन से कूद गया, जिसके बाद वो दोनों छुपते छुपाते एक बेस पर पहुंचे जो दिखने में बिल्कुल उनके बेस की तरह ही था। पर यहाँ हजारों लोग एलियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो सभी इंसानों की तरह नहीं, ज़ॉम्बीज की तरह बर्ताव कर रहे थे और उन्हीं में से एक क्लारा भी थी। इस सब के बीच जॉन की नजर एलियंस के लीडर पर पड़ी और वही था जिसके अंदर से वो नीली रोशनी निकल रही थी। अब वो दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि क्या वो इस खतरनाक मुसीबत से बच पाएंगे। इसी के साथ इस टीवी सीरीज का पहला सीजन खत्म हुआ। दूसरा अभी आया नहीं है, जब आएगा बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।